नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, यदि ए क्यूब बी बराबर ए बी सी बराबर 180 हो और ए बी सी धनात्मक पूर्णांक हो तो सी का मान क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, ए क्यूब बी और ए बी सी दोनों आपस में बराबर हैं 180 के, और ए बी सी बोल दिया गया धनात्मक पूर्णांक है, तो सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इस टाइप के सवालों को आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले देखिए, ए क्यूब बी और ए बी सी आपस में बराबर दिया हुआ है, ए क्यूब बी और बराबर ए बी सी दिया हुआ है। अब आप कहेंगे यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, और एक ए से यहाँ पर यानी ए स्क्वायर, यानी हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर दोस्तों सी आएगा। ठीक है ना। अगर हम ए की वैल्यू निकालें इसी में, तो ए बराबर आएगा रूट सी, ए बराबर रूट सी। अब यहाँ पर देखिए, दिए गए ऑप्शन में पूछा गया सी का मान क्या होगा, लेकिन जो भी मान ए का होगा इससे यही पता चलता है कि जो भी ए का मान होगा वो सी का क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, रूट इसका तो निकलेगा नहीं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ये तो ऑप्शन ये हो सकता है, ये तो ये, ठीक है ना। चलो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ये भी दिया है, ए क्यूब बी बराबर दिया है ना ए बी सी, यानी ए का हम ऐसा क्या मान लें उसका क्यूब करें और बी। तो चलो हम ऑप्शन नंबर दूसरे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं अगर सी की वैल्यू अगर 1 है, अगर सी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू भी कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी, क्योंकि इसका रूट 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। यानी ए की वैल्यू हमको पता चल गई 1 है। अब यहाँ पर देखिए, ए की वैल्यू पता चल गई सी की। अब यहाँ पर बी कितना रहा होगा, तो बी आपका रहा होगा, मान लेते हैं 180 रहा होगा। कितना रहा होगा, 180। अगर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 180 आ भी रहा है। अगर यहाँ पर ए क्यूब बी करेंगे, ए क्यूब बी यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब बी का वैल्यू 180 दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 180 आएगा। इसका मतलब दोस्तों यही वाला ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है, ये आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं भिन्न के, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवालों को आपको कैसे लगाना है, बहुत आसान होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, 5 दूनी 10, इधर 10 आएगा और इधर कितना आ रहा है, 3 त्रिकोण 9। हमें पता है 10 बड़ा होता है, यानी ये ऐसे होना चाहिए। इस तरीके से ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ऐसे इसको चेक कर लीजिए, 3 त्रिकोण 9, अब 5 दूनी 10, 10 इधर ज़्यादा आ रहा है यानी बड़ा है। अब इन दोनों में चेक कर लो, 15 दूनी 30 और यहाँ पर 11 त्रिका 33, यानी ये भी आपका सही है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि ये वाला आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी 3/5 इज ग्रेटर देन 2/3 इज ग्रेटर देन 11/15, यानी यही वाला आपका सही है। बाकी किसी का आपको मतलब आपका सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। 11×5 = 55 होता है, अब 15×3 = 15। देखो ये वाला बड़ा आ रहा है जबकि बता रहा छोटा है, तो इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप के सवाल आते हैं परीक्षाओं में, तो ऐसे भी प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ज्ञात है कि 4096 यानी अंडर रूट इसकी वैल्यू बता दिया है 64 के बराबर है। तो पूछा गया है अंडर रूट 4096 अब प्लस 40.96 अब प्लस ये 0.004096 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल होता है। इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखा है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी 40 होगी, सॉरी 64 होगी। पहले ही क्वेश्चन में बोल रखा है इसकी वैल्यू कितनी है, 64 है। ये क्वेश्चन में दिया है ना, इसके बराबर दिया है 64, यानी इसी की वैल्यू कितनी होगी, 64 होगी प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 40.96 लिखा हुआ है। अब दशमलव देखिए 2 अंक के बाद लगा हुआ है, इसका वर्गमूल तो वैसे जानते ही ये 64 है। दशमलव 2 अंक के बाद लगा होगा तो उसका आधा कर देंगे, नहीं 2 का आधा कितना होता है, 1 डिजिट, यानी यहाँ पर लगा देंगे 6.4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसका वर्गमूल तो 64 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो हम लगाएंगे 3 डिजिट के बाद, यानी 064 आ जाएगा। बस आप इनको जोड़ लीजिए, 64 6 कितना होता है, 70, यानी 70.464 इसका राइट आंसर आ जाएगा। जोड़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक कमरे में कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 30 कम है। यदि 3 लड़कियां और आ जाती हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। तो कमरे में लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या हमको बताना है। देखिए कैसे लगाएंगे, सिंपल सवाल है। तो सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं इधर बॉयज हैं, इधर क्या है, गर्ल्स हैं। हमने मान लीजिए बॉयज की संख्या x है, गर्ल्स की संख्या कितनी y है। प्रश्न में जैसे बोलेगा ना वैसे आपको करना है।
लड़कियों की संख्या का वर्ग है लड़कों की संख्या के वर्ग से, यानी लड़कियों की संख्या का वर्ग यानी y है, लड़कियों की संख्या का वर्ग जो है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या के वर्ग, लड़कों की संख्या के वर्ग से 30 कम है, बस इतना आपको कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई को इधर ले आते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 30 को इधर भेज देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 30, ये आपका आ गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर कितना आपका आ गया, 30 आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ यदि 3 लड़कियां और आ जाती हैं, यानी लड़कियों की संख्या हमने वाई माना है। अब दोस्तों 3 लड़कियां अगर और आ गई, 3 लड़कियां अगर और आ जाती हैं तो लड़के जो होते हैं लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाते हैं, यानी लड़के जो हैं लड़कियों की संख्या के बराबर हो गए। यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, वाई को इधर ले आएंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 3, यानी इसकी जगह हम 3 रख देंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा। तो इस प्रश्न में बोला गया था लड़के तथा लड़कियों की संख्या का योग कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया है किसी संख्या के घनमूल का आधा किसके बराबर होगा। तो देखिए यहां पर घनमूल के आधा, यानी ये आपको बताना है, इनका घनमूल निकालेंगे तो ये आधा आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखो यहाँ दशमलव कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है, 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है। जब भी घनमूल लिया जाता है 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं, हमने कई बार बताया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 है ना, तो 3 3 का 9, यानी एक डिजिट में होता है 3, 3 3 का 9, यानी 9 डिजिट के बाद लगा होना चाहिए। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, देखो 3 3 3 6, 3 3 6 और 3 3 का 9, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं है 10 हो रहे हैं। इसको देखो 3 और यहाँ पर 3 3 6 3 3 का 9, ठीक है ना, ये वाला हो रहा है, ठीक है ना, यही वाला हो रहा है। तो अब देखो 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, आएगा आपका 64 का घनमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा दोस्तों 4। अब देखिए 3 3 के जोड़े बनते हैं, 6 अंक के बाद लगा हुआ है ना, तो यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा हमारा 3 अंक के बाद। अब इसी का आधा बोला, जब आधा आप करेंगे तो 0.002 इसका आ जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन में दिया हुआ था किसके बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको बताना था। 56 से कम एक धनात्मक संख्या के वर्गमूल का मान इनमें से किसके बीच होगा। तो देखिए 256 से कम एक धनात्मक संख्या के वर्गमूल का मान, तो पहले 256 का वर्गमूल निकाल लो, कितना आएगा, 16 होता है, यानी प्लस माइनस 16 लिख देंगे। और बोला इससे कम है तो किन के बीच मान होगा, तो -16 से लेकर 16 के बीच इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिससे 7840 को गुणा करने पर परिणाम जो है पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ पर हमें पूर्ण घन प्राप्त होना है तो सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए 7840 के, पहले इसको 2 से काटिए, 2 3 का 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 नहीं 18, 2 6 का 12, 0, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, 2 8 16, 0, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 नहीं 18, 0, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, अब इसको काटिए 5 से, 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 9 45, फिर 7 से काटिए, 7 7 49 और फिर 7 1 कम 7। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक जोड़ा तो इनका 2 का बन रहा है, यहाँ पर देखिए 1 2 कम पड़ रहा है। पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 नंबर का जोड़ा बनता है, 1 2 यहाँ चाहिए, 2 5 यहाँ पे चाहिए होगा, एक ही 5 आया है ना, 2 5, और 7 के 2 आए हैं तो एक 7 भी चाहिए होगा। बस इन्हीं को आप गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 पच्चे 50, 50 गुणे 7 करेंगे तो आपका 350 आएगा। तो पूछा क्या गया है, वो संख्या के अंकों का योग पूछा है, इनके अंकों का योग कर लीजिए, 3 5 0 जोड़ेंगे तो आपका 8 आएगा, यानी संख्या 350 होगी, अंकों का योग 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने आपके नंबर कम पड़ेंगे पूर्ण घर बनाने में, उतने ही आप नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आपकी संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए घातांक करने का प्रश्न है, पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों जब भी इस टाइप के सवाल हो, सबसे पहले देखो ये करणी में लिखा हुआ है 4, यहाँ पे करणी मान लो 2 लिखी, कुछ नहीं लिखा होता 2 माना जाता है। तो इसको देखो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, इससे करणी को 3 हटाएंगे तो 5 की पावर 1/3 लिख देंगे, यहाँ पर 11 की पावर 1/4 आएगा, और यहाँ पर हमारा 6 की पावर 1/2 आएगा। ये आपको पता होगा करणी किस तरीके से हटाई जाती है। अब इसके बाद जो इसका हर लिखा है ना, जो पावर आया, इनका एलसीएम ले लेंगे,
3 4 2 का एलसीएम दोस्तों 12 आएगा। जो एलसीएम आएगा इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 चौको 12 आएगा, यानी 5 की पावर 4 यानी 25 गुणे 25 आएगा। तो 25 गुणे 25 आपका 625 हो जाएगा। यहाँ पर 4 त्रिका 12 यानी 11 गुणे 11 यानी 121। 121 गुणे 11 करेंगे तो आपका 1331 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 छक्का 12 यानी 36। 36 गुणे 36 ये आपका आ सकता है, 6 की पावर 6 है ना, तो 36 गुणे 36 गुणे 36 ये कहीं आएगा। आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की आएगी। तो पूछा क्या गया था, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। वैसे भी आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा गुणा करने पर यही मान आएगा, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश को 4 से घटा दिया जाता है और हर को 2 से बढ़ा दिया जाता है तो हर अंश का 4 गुना हो जाता है, भिन्न ज्ञात करिए। देखिए ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। सबसे पहले बोला है भिन्न का जो अंश है हर से 3 कम है, तो देखिए अंश और हर में डिफरेंस 3 का कहाँ पर है, तो आप देखेंगे यहाँ तो 4 का है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर 1 का है, यानी यही ऑप्शन में 7 और 10 में 3 का अंतर आपको दिख रहा है और किसी नंबर पे नहीं दिख रहा है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा इन्होंने बोला था कि हर में से अगर 3 कम करते हैं, ठीक है ना, अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश को 4 घटाते हैं, अंश में 4 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे, इसके बाद हर में 2 बढ़ाएंगे, हर में 2 बढ़ाएंगे यानी 10 2 12 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये 3/12 आएगा, काटेंगे 1/4। वही लास्ट में बोला है हर जो है अंश का 4 गुना हो जाता है। बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बेहतरीन सवाल है, लिखा हुआ है 39 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग के 9 गुने का कुल योग 299 हो। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन से लगाना है। ऑप्शन देखिए, हमें ये दो भाग जो आंसर में आ रहे हैं ये हमें नहीं पता कि पहला कौन सा है दूसरा, लेकिन 2 भाग है, चलो ये हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर बोला है ना पहले भाग का 7 गुना, अगर इसका हम 7 गुना करेंगे, इसका मान लो 9 गुना करते हैं, 7 गुना करोगे तो इसमें इकाई के अंक में 0 आएगा, इसका इकाई के अंक में 1 आएगा, 0 1 जोड़ने पे क्या लास्ट में 9 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये वाली संख्या का 9 गुना करते हैं, इसका 7 गुना करते हैं, हमें ये नहीं पता ना कि पहला भाग कौन सा है, हो सकता है भाग आगे पीछे दिए हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो इसका अगर हम 9 गुना करते हैं तो इकाई का अंक 0 आएगा, इसका आएगा 3, 0 3 कभी भी 9 नहीं बना पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। इसको ले लीजिए, इसका 7 गुना करेंगे तो 0 आएगा, इसका करेंगे 9 गुना तो 81 यानी 1 आएगा, 0 1 जोड़ेंगे 1 आएगा। अगर इसका 9 गुना करते हैं इसका, तो यहाँ पर आएगा, इसका अगर करते हैं 9 गुना, इसका 7 63 यानी 3 आएगा। 3 और 1 तो कभी आ ही नहीं रहा इसमें, देखो तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। चलो इसको पहले 7 गुना करेंगे, 7 त्रिका 21, इकाई का अंक आएगा, और यहाँ पर इसका 9 गुना करेंगे, 9 छक्का 54 यानी 4 1 5। चलो ये तो नहीं आ रहा है, अब हम उल्टा करते हैं, इसको 9 गुना करते हैं तो 9 त्रिका 27 यानी इकाई का अंक 7 आएगा। ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, जब भी आपको इस टाइप के सवाल आएंगे ना तो दोनों तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। पहले इसको 7 गुना किया, 9 गुना नहीं आया, अब इसको करेंगे 9 गुना, इसको करेंगे 7 गुना, तो 9 गुना करने पर इकाई का अंक 9 त्रिका 27 आएगा, और यहाँ पर 7 गुना करेंगे 7 छंग 42, जोड़ने पे देखो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 और 26 यानी ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। जहां पे आपको इकाई का अंक देखो, ये पूरा नहीं सवाल में करना है, आपको लास्ट में फोकस करना था कि 9 हमें लाना, 9 कहाँ पर आएगा, बस वही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें भी करेंगे ना तो इसमें भी आपका नहीं आएगा ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न है कैलेंडर का है, 19 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप के सवाल, एक कैलेंडर का समय दे के दूसरा पूछता है, ऐसे सवाल पेपर में बहुत आते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 19 अप्रैल है, यहाँ पे 19 फरवरी है, तो सबसे पहले हम 19 फरवरी से 19 अप्रैल तक पहुँचते हैं। तो देखिए फरवरी हमारा 28 दिन के होगा, है ना, तो 19 फरवरी हो चुका है, इसका मतलब फरवरी के 9 दिन बचे होंगे। फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, और अप्रैल में हमें 19 तक ही लेना है। अब आप निकाल लीजिए इसमें विषम दिन हमारे कितने होंगे, 7 का भाग देते हैं ना, तो 7 दूनी 7 एकम 2 आएगा, 7 चौको 28 3 आएगा, 7 दूनी 14 5 आएगा, यानी 5 3 8 2 10 यानी 3 दिन आपके एक्स्ट्रा आए।
रिमाइंडर में कितना ऑड डे आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, 3 दिन एक्स्ट्रा आए, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 19 अप्रैल 2018। ठीक है ना। अब सोमवार से दोस्तों 3 दिन आगे बढ़ा देंगे, तो मंगलवार, बुधवार यानी गुरुवार, यानी आप ये कह सकते हैं इस दिन आपका दिन कौन सा रहा होगा, गुरुवार रहा होगा। ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया है 19 अप्रैल 2019, यानी एक दिन, एक साल आगे और पूछा गया है ना। 18 से 19 एक साल होगा, और एक साल हमारा साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष होता है, नॉर्मल ईयर होता है, तो उसमें एक और डे और बढ़ जाता है, यानी गुरुवार से अगला दिन हमारा शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसी में से एक दिन और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लगाना था, सिंपल सवाल था, लग गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बढ़िया सवाल है। देखिए सबसे पहले इसको भी वैसे लगाएंगे, 22 फरवरी से पहले हम इसको 15 मार्च तक ले चलते हैं। तो 22 फरवरी का, अभी फरवरी कितना दिन बचा है, 22 6 28, यानी फरवरी का 6 दिन बचा है। फरवरी के बाद आपका मार्च, तो क्वेश्चन में बोला ही है 15 मार्च। 15 6 21 होता है, 7 से भाग देंगे, यानी यहाँ पर जीरो आएगा। कितना आएगा दोस्तों, जीरो आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 15 मार्च 2002 को यानी जीरो ही जोड़ेंगे ना, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, यानी शुक्रवार ही होगा। क्या होगा, शुक्रवार। यानी हम ये कह सकते हैं कि 15 मार्च 2002 को शुक्रवार था। ठीक है ना। अब प्रश्न में बोला गया 15 मार्च 2008। अब देखो ये तो दोनों सेम है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब सीधे देखो 2002 से लेकर 2008 के बीच में हमारे कितने हमारे विषम दिन होंगे, कितने हमारे लीप ईयर आ रहे हैं। तो देखिए 2004 और 2008 भी तो आपका लीप ईयर होगा, क्योंकि फरवरी क्रॉस कर जा रहा है ना, मार्च आया है, तो इसका मतलब फरवरी इसमें 29 की इंक्लूड हो जाएगी। तो 2004 2008, ठीक है ना। वैसे तो आपके 8 में से 2 घटाएंगे, 6 साल हो रहे हैं। 6 साल में दोस्तों आपके 2 लीप ईयर भी तो होंगे, तो 2 इसमें और जोड़ देंगे। एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं और साधारण में एक दिन होते हैं। तो 6 2 8 आएगा, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर इसका 1 आएगा, यानी एक दिन इसी से बढ़ा देंगे, यानी शुक्रवार से एक दिन आगे बढ़ाएंगे तो आंसर आएगा शनिवार। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, शनिवार होगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं तेजी से, कोई इसमें विशेष दिक्कत की बात नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। जैसे भी लगा दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।